नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है आत्मसम्मान की जिंदगी। इन बूढ़े हाथ पैरों में अब जान नहीं बची, तबीयत भी खराब रहने लगी है। फिर भी जितना हो सकता है काम करती रहती हूँ। बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है, यही कहते हैं सब। मेरा बेटा मुझसे कहता है, माँ तुमसे कितनी बार कहा है मेरे दोस्तों के सामने यूँ बार बार मत छींका करो। अच्छा लगता है क्या कोई घर में आए और तुम हर समय छींकती रहो? तुम्हें शायद पता नहीं, तुम्हारी छींकने की आवाज़ से परेशान होकर मेरे दोस्त यहाँ से जल्दी चले गए। और एक दोस्त तो यह भी कह रहा था कि उस दिन भी तुम्हारी माँ बहुत छींक रही थी। अब तक उनकी छींक गई नहीं क्या? कहीं उन्हें कोई गंभीर रोग तो नहीं? हमें यहाँ आना बंद करना पड़ेगा। और राजेश, तेरे परिवार का ध्यान रख, वरना कहीं इनकी वजह से तेरे परिवार को कुछ रोग न हो जाए। माँ आप अपने कमरे से ज़्यादा बाहर मत निकला कीजिए। राजेश गुस्से में अपनी माँ उर्मिला जी से बोला। पीछे से राजेश की पत्नी रचना भी बोली, राजेश मैं तो तुम्हारी माँ को समझा समझा कर थक गई, मगर इनके कानों तो जूं तक नहीं रेंगती। पूरे घर में यूं ही छींकते छींकते घूमती रहती हैं। इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि मुंह पर हाथ रखकर छींकना चाहिए। घर में 2 छोटे बच्चे भी हैं, कम से कम इनके बारे में ही सोच लेती, मगर नहीं, इन्हें अपने कमरे में एक जगह बैठा ही नहीं जाता। उर्मिला जी बोली, तुम दोनों के पास ना तो मेरे लिए समय है, ना मेरे लिए पैसे हैं। घर के इलाज कर कर के थक गई हूँ, मगर छींक में कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर भी तुम लोग मुझे अस्पताल लेकर नहीं जाते हो, उल्टा कहते हो कि छींको मत। भला छींकता कोई जानबूझकर है क्या? कितनी बार कहा मुझे डॉक्टर को दिखाओ, मगर तुम दोनों को अब इस बुढ़िया की फिक्र कहाँ है? रचना हाथ जोड़कर बोली, माँ आप अपने कमरे से बाहर मत निकला कीजिए, बस इतनी मेहरबानी कीजिए। हाँ नहीं है हमारे पास आपके लिए पैसे, मेरे भी 2 बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ पूरी करें या आपके पीछे पैसे लुटाएं। आपको तो बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटी तोड़नी आती है। 4 पैसे कमाती तो पता चलता पैसे खर्च कैसे किए जाते हैं। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। उर्मिला जी बोली, बहू अब तक तो सारे घर का काम मैं ही करती आई हूँ, तुमसे तो कुछ हुआ नहीं। तुमने तो सिर्फ बच्चे बड़े करने में अपनी उम्र बिताई है, मगर मैंने इस मकान को घर बनाने में अपनी उम्र बिताई है। घर का एक एक कोना सजाया है मैंने। घर की साफ सफाई से लेकर रसोई संभालने तक का काम मैं ही करती आई हूँ, मगर आज जब मैं इतनी बीमार हूँ तो किसी को रत्ती भर फिक्र नहीं है मेरी। राजेश बोला, माँ रचना बिल्कुल सही कह रही है। अब आपकी तो उम्र हो चली है, मगर मेरे बच्चों के सामने तो उनका पूरा भविष्य पड़ा है। आपको तो अब भगवान उठा भी ले तो कोई बात नहीं। उर्मिला जी बोली, वाह बेटा, अच्छा सिला दिया है तूने मेरी ममता का। अच्छा हुआ तेरे बाबूजी मुझसे पहले ही इस दुनिया से चले गए, वरना अगर आज वह यह सुनते तो जीते जी मर जाते। हमने जब तुझे पाला पोसा तो कभी तेरे दादा दादी को नज़रअंदाज नहीं किया, क्योंकि तेरे आने से उनकी अहमियत कम नहीं हो गई थी। माना इंसान पर अपने बड़ों और अपने छोटों दोनों का भार होता है, मगर इसका अर्थ कदापि यह तो नहीं कि वह बुढ़ों को मरने के लिए छोड़ दें। मगर आज तूने यह सब कहकर यह साबित कर दिया कि तुझे और बहू को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। उर्मिला जी अपने कमरे में जाकर रो पड़ी। भला कोई बेटा अपनी माँ को ऐसे कड़वे शब्द कैसे बोल सकता है? अभी 4 दिन पहले की ही तो बात है, जब उर्मिला जी अचानक रचना के कमरे में पहुँच गई थी। तब अचानक उर्मिला जी को देख रचना के हाथों से हड़बड़ाहट में सोने की अंगूठी की डिब्बी गिर गई, जिस पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे रचना, यह गिफ्ट तुम्हारे प्यारे पति की तरफ से। रचना ने फटाफट गिफ्ट उठाया और अलमारी में रख दिया और सब पकाकर बोली, माँ जी
आप क्यों मेरे कमरे में आ गई? क्या काम था, मुझे बाहर ही बुला लिया होता। उर्मिला जी बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ गईं और सोचने लगीं। बेटे के पास अपनी पत्नी को सोने का उपहार देने के लिए पैसे हैं, मगर अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए क्या शादी के बाद बेटा इतना बदल जाता है? क्या बहू का अपनी सास के प्रति कोई फर्ज नहीं? बेटे पर इतनी बोझ बन चुकी हूँ कि वह मेरे मरने का इंतजार कर रहा है। आखिर मुझ पर बेटे का कितना खर्च हो जाता होगा। लगभग 4 या 5 साल से मैंने तो एक साड़ी भी नहीं खरीदी है। उल्टा घर का सारा काम करती हूँ, वह अलग। फिर भी मैं इन दोनों पर बोझ बन चुकी हूँ। यह सोचकर वह बहुत रो रही थी। इतने अपशब्द सुनने के बाद उनकी हिम्मत हारने लगी थी। उन्हें राजेश के बचपन के दिन याद आ गए। राजेश माँ उर्मिला जी और पिता रवि जी का लाडला बेटा था। रवि जी कहते, देखना उर्मिला, एक दिन राजेश पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगा। राजेश केवल 10 वर्ष का था और रवि जी का निधन हो गया, मगर उर्मिला जी ने सिलाई कढ़ाई का काम कर राजेश की पढ़ाई पूरी करवाई। आगे चलकर राजेश का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसने जैसे तैसे पढ़ाई तो पूरी कर ली, मगर नौकरी नहीं की और खुद का व्यवसाय खोला। उर्मिला जी ने राजेश की शादी करवा दी। शुरुआती दिनों में तो सब सही चल रहा था, मगर धीरे धीरे बहू रचना ने अपना असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। 2 बच्चों के जन्म के बाद उसने घर के काम करना तो दूर, काम छूना तक छोड़ दिया। घर के सारे काम की जिम्मेदारी उसने उर्मिला जी के कंधों पर डाल दी। उर्मिला जी के कुछ भी कहने पर रचना बात का बतंगड़ बना देती और राजेश के कान भर देती। धीरे धीरे राजेश भी रचना के रंग में रंगने लगा और उर्मिला जी को जो मुंह में आता वह बकने लगा। उर्मिला जी तो बहुत पहले से ही अकेली हो चुकी थी, मगर आज इतने कड़वे शब्द उनसे सहन नहीं हो रहे थे। उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था कि पास रहने वाली उनकी सहेली विमला घर आई। वह उर्मिला जी से बोली, एक खुशखबरी है उर्मिला, कल ही अपने गांव में एक डॉक्टर पति पत्नी आए हैं। सुना है विदेश से आए हैं, जो हम जैसे बूढ़ों का इलाज मुफ्त में कर रहे हैं। उनके साथ उनका 6 साल का बेटा भी है। सुना है थोड़े दिन यहाँ भारत ही रहेंगे ताकि हम जैसे बूढ़ों का इलाज मुफ्त में कर सकें। उर्मिला जी खुश होकर बोली, क्या वे मेरा भी इलाज करेंगे विमला? विमला बोली, मैं अभी सुबह ही उनसे अपना इलाज करवा कर आ रही हूँ उर्मिला, तो अभी चल मेरे साथ, तुझे भी बहुत समय से छींक है। उर्मिला जी भी कमला के साथ उन डॉक्टर दंपत्ति के पास पहुँचती हैं और अपना इलाज करवाती हैं। उनमें से जो लेडी डॉक्टर थी वह उर्मिला जी से कहती हैं, माँ जी, आपको एलर्जी वाली छींक हो गई है, आपको धूल मिट्टी से थोड़ा दूर रहना होगा, इसीलिए आप घर में साफ सफाई के काम से थोड़ा दूर रहिएगा और अगर सफाई करनी भी पड़े तो मुंह पर रुमाल लपेट कर कीजिए। उर्मिला जी कहती हैं, मेम साहब, मैं धूल मिट्टी से कैसे दूर रह सकती हूँ? मेरी बहू घर के ऐसे काम बिल्कुल नहीं करती है, ऐसे सारे काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं और मुंह पर रुमाल लपेट कर तो मेरा दम घुट जाएगा। डॉक्टर साहिबा बोली, उर्मिला जी, आपको इस उम्र में बहू के होते हुए यह सब कामों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। अब देखिए आपको कितनी ज़्यादा छींक हो गई है जो रुक ही नहीं रही। फिलहाल मैंने आपको दवाइयाँ दे दी हैं, मगर आपको 1 हफ्ता रोज यूं ही मेरे पास आना पड़ेगा ताकि मैं आप में हो रहे बदलावों को देख पाऊँ। आप शायद जानती नहीं कि 1 महीने से ऊपर की छींक जानलेवा भी हो सकती है। उर्मिला जी बोली, डॉक्टर साहिबा, वैसे भी जान की किसको पड़ी है? मेरी जान अगर चली भी गई तो मेरी परवाह करने वाला इस दुनिया में है ही कौन? छींक छींक कर बुरा हाल हो गया था, इसीलिए आ गई इलाज करवाने।
वरना अपने आप से लगाव तो कब का खत्म हो चुका है। लेडी डॉक्टर को उर्मिला जी की बातों से आभास हो चला कि वे बहुत दुखी हैं। उर्मिला जी अब रोज उनके पास जाने लगी। बातों बातों में पता चला कि उन डॉक्टर साहिबा का नाम प्रिया है और वे दोनों पति पत्नी यहाँ गांव में थोड़े दिनों समाज सेवा करके वापस अमेरिका लौट जाएंगे। उर्मिला जी की प्रिया से अच्छी दोस्ती हो गई थी। उनकी छींक में भी आराम पड़ गया था। प्रिया प्यार से उर्मिला जी को जिया नाम से संबोधित करती। उर्मिला जी डॉक्टर प्रिया के बेटे देव को भी खूब प्यार करती और कभी कभी उसके लिए घर से कुछ कुछ पकवान बनाकर भी लाती जो देव को बहुत पसंद आते। उर्मिला जी ने भी डॉक्टर प्रिया को सब कुछ बता दिया था कि उनके बेटे बहू उनसे कैसा व्यवहार करते हैं। उर्मिला जी बोली, प्रिया जी, यदि आप न होती तो मैं शायद एक कमरे में हमेशा के लिए बंद हो जाती, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं और मेरे बेटा बहू तो मुझ पर 1 रुपया भी खर्च करना नहीं चाहते। प्रिया बोली, माँ जी, ऐसे बेटे बहू को तो आपको सबक जरूर सिखाना चाहिए। उर्मिला जी बोली, बेटा, अब इस उम्र में मैं क्या सबक सिखा पाऊंगी। प्रिया बोली, माँ जी, आज की दुनिया में सभी को आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है ताकि वह किसी पर निर्भर ना रहे, और ऐसे बेटे बहू को भी यह दिखा देना चाहिए कि वे अपने माँ बाप को कभी कमजोर समझने की गलती ना करें। उर्मिला जी को प्रिया की यह बात बिल्कुल सही लगी। प्रिया उर्मिला जी के जाने के बाद सोचने लगी, काश मैं जिया की कुछ मदद कर पाती। देव उर्मिला जी के साथ बहुत घुल मिल गया था। यह देखकर प्रिया ने उर्मिला जी से हमेशा के लिए अपने साथ अमेरिका चलने के लिए कहा। प्रिया बोली, माँ जी, हम दोनों दंपति का तो अस्पताल में ही पूरा दिन बीत जाता है। अगर आप वहाँ आकर मेरे बेटे को और रसोई के काम को संभाल लें तो आपकी इनकम भी शुरू हो जाएगी और आपको यहाँ आपके ऐसे बेटे बहू के आगे कभी हाथ भी नहीं फैलाने पड़ेंगे। उर्मिला जी पहले तो सोच में डूब गईं, क्योंकि उन्होंने इस घर को अपने 60 साल दे दिए थे, मगर फिर भी बेटा बहू उनके नहीं हो पाए थे। वैसे भी ऐसे बेटे बहू के साथ रहकर अपना सम्मान खोने से बेहतर यही था कि डॉक्टर साहिबा के साथ जाकर आत्मसम्मान के जीवन जिए। उर्मिला जी ने तुरंत हामी भर दी। उर्मिला जी भी अब सम्मान की जिंदगी जीना चाहती थीं। प्रिया ने तुरंत उनका पासपोर्ट बनवाने की तैयारी शुरू कर दी। प्रिया ने उर्मिला जी में एक आस जगाई थी जिससे उर्मिला जी बहुत खुश थीं। प्रिया के पति देवेंद्र वापस अमेरिका जा चुके थे। प्रिया उर्मिला जी को साथ लेकर जाना चाहती थी। बस पासपोर्ट बनने का इंतजार हो रहा था। थोड़े समय में सारी प्रक्रिया खत्म हो गई और उर्मिला जी हमेशा के लिए प्रिया के साथ यहाँ अमेरिका चली आईं। रचना बोली, अच्छा हुआ बला टली, वैसे भी बुढ़िया यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ती थी। उर्मिला जी अमेरिका जाकर वहाँ रच बस गईं। देव और रसोई संभालती और बदले में पैसे पाती। उर्मिला जी के खुद के बेटे बहू ने कभी उनकी खबर तक नहीं ली, मगर यहाँ दोनों डॉक्टर पति पत्नी ने उर्मिला जी को माँ की तरह सम्मान दिया। प्रिया ने उर्मिला जी को अपनी माँ जैसा प्यार दिया। यहाँ आकर उर्मिला जी ने भी कभी अपने स्वार्थी बेटे और बहू को याद नहीं किया। लगभग 12 वर्ष हो गए उर्मिला जी को अमेरिका में कि एक दिन अचानक उनके बेटे राजेश का उन पर फोन आया और वह रोते हुए बोला, माँ, तुम्हारी बहू रचना को ब्लड कैंसर हो गया है और मैं बहुत मुसीबत में हूँ। शायद हमने जो तुम्हारा हर पल तिरस्कार किया यह उसी की सजा है। माँ, मुझे माफ़ कर दो। उर्मिला जी इतने सालों बाद बेटे की आवाज़ सुनकर कुछ देर तो कुछ बोली ही नहीं, मगर माँ कब तक अपने बेटे से नाराज रह सकती है। वो बोली, मेरे बचाए पैसों में से कुछ पैसे मैं तुझे भिजवा दूंगी ताकि तू रचना का अच्छे से इलाज करवा पाए। राजेश बोला,
माँ, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। उर्मिला जी फोन रखकर सोचने लगी। इतने सालों बाद बेटे का फोन आया, वह भी जरूरत के लिए। खैर, उन्होंने प्रिया से कहकर अपने अकाउंट से 3 लाख रुपए निकलवाए जो उन्होंने जमा कर रखे थे और भारत भिजवाए। रचना का इलाज उन्हीं पैसों से करवाया गया जो राजेश और रचना कभी अपनी माँ को सम्मान न दे पाए, आज उन्हीं के कमाए पैसों से अपना काम करवा पाए। उर्मिला जी यहाँ अमेरिका में बहुत खुश थीं, क्योंकि वह आत्मसम्मान की जिंदगी जो जी रही थीं, ना कि बेटे बहू के टुकड़ों पर पल रही थीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी उन्हें नया मौका देगी। वे तो यही सोचकर हिम्मत हार गई थीं कि शायद अब पूरी जिंदगी बेटे बहू के ताने सुनने पड़ेंगे, मगर भगवान ने उन्हें फिर से नया मौका दिया था, नई जिंदगी जीने का, जो वे आत्मसम्मान के साथ गुजर बसर कर रही थीं। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।